आदाब, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। तो आखिरकार वही हुआ जो नीतीश कुमार चाहते थे। नीतीश कुमार चाहते थे कि एनडीए की विधायक दल की जो बैठक होगी उसमें उनके नाम का प्रस्ताव पारित हो, यानी कि वो 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। और एक बार फिर से नीतीश कुमार जो चाहते थे वही हासिल करने में कामयाब हुए। इस बार तो 89 सीट्स आई हैं बीजेपी की, और उसके बाद भी आप ये देखिए कि 85 सीट वाले जो नीतीश कुमार हैं उन्होंने मोदी और शाह को एक तरह से घुटनों पर ला दिया। क्योंकि इस बार पूरी तिगड़म तो ये बिठाई गई थी और पूरे दाव पेच सब कुछ ये खेले गए थे। जो कुछ किया गया इस बिहार के चुनाव में वो इसलिए किया गया ताकि अपने दम पर सरकार बना सके भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी का जो ख्वाब है कि बिहार में उनका अपना मुख्यमंत्री हो, किन्हीं बैसाखियों पर टिककर वो सरकार ना हो, वो ख्वाब तो ख्वाब ही रह गया। और इस बार इतने प्रचंड बहुमत हासिल करने के बाद या इतनी सीटें हासिल करने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाने में कामयाब नहीं हो सकी, या मोदी शाह की जोड़ी मुख्यमंत्री बिहार में बनाने में भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से नाकाम हुई। आज विधायक दल की बैठक हुई, बीजेपी की हुई, जेडीयू की हुई। बीजेपी ने विधायक दल का नेता सम्राट चौधरी को चुना, उप नेता चुना विजय सिन्हा को, यानी कि ये दोनों उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। बिल्कुल हूबहू बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे 2020 में आपने देखा था कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे और उसके बाद जो सरकार थी बिल्कुल वैसा ही अभी होगा कि सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री होंगे और विजय सिन्हा भी उप मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन सवाल अभी भी वही अटका हुआ है कि विधानसभा का अध्यक्ष कौन होगा, उसका स्पीकर कौन होने जा रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार इसी को लेकर अड़े हुए हैं। पहले ये बताया जा रहा था, ये खबरें थी कि विजय सिन्हा को स्पीकर बनाया जाएगा, लेकिन विजय सिन्हा को तो उप नेता के तौर पर चुना गया है विधान जो अभी जो मीटिंग हुई उसके बाद। और तो इससे तो ये साफ हो गया है और ये लग रहा है कि नीतीश कुमार इस बात पर भी बीजेपी को झुकाने में कामयाब हो गए हैं, क्योंकि नीतीश कुमार इस पर अड़े हुए थे। नीतीश कुमार ने साफ तौर पर यह कह दिया था कि मुख्यमंत्री तो बनेंगे ही, लेकिन साथ साथ जो विधानसभा का स्पीकर है वो भी उन्हीं की पार्टी का होगा, क्योंकि उनको ये पता है कि बीजेपी किस तरह का खेल इसके जरिए कर सकती है और करती रही है। अभी ये सवाल उठ रहा है कि नीतीश कुमार को क्या मसलेहतन और फिलहाल की परिस्थितियों को देखते हुए क्या उनको अभी मुख्यमंत्री बनाया गया है, और अल्टीमेट गोल तो यही है कि कैसे बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाए। ये साफ तौर पर है, क्योंकि आप ये देखिए कि चाहे पूरे आप जो बिहार का चुनाव रहा उसके दौरान जब कैंपेन के लिए अमित शाह लगातार गए, तब भी उन्होंने बार बार यही कहा कि जो विधायक मंडल की बैठक होगी उसके बाद ही तय होगा कि कौन होगा नेता, यानी कि कौन होगा मुख्यमंत्री। यही तमाम नेता बार बार कहते हुए नजर आए, खुद जेडीयू के नेता ये कहते हुए नजर आए, ललन सिंह ने खुद यही कहा, यहां तक कि दूसरे चरण के चुनाव से पहले तक भी अमित शाह ने इसी बातों को कहा था। तो अचानक से अब ये जब ये नतीजे सामने आए हैं, 243 में से 202 सीटों पर एनडीए काबिज हुआ है और 89 पर सिर्फ बीजेपी काबिज हुई है, तो ऐसे में नीतीश कुमार, वो नीतीश कुमार जिनके लिए कहा जा रहा था कि फिजिकली भी वो अनफिट हैं, ये कहा जा रहा था कि वो मेंटली भी इस तरह से अपनी सेहत उनकी ठीक नहीं है, और वो हमने देखा भी कि अलग अलग मंचों पर वो किस तरह की हरकत करते हुए नजर आए। कभी किसी महिला को माला पहना दी, कभी मोदी जी का हाथ चेक करते हुए नजर आते थे, कभी पैर छूते छूते वो रह गए। तो इस तरह की तमाम चीजें हमने देखी। भाषण भी उन्होंने लिख कर पढ़े, उन्होंने जो रैलियां की उसमें भी कोई उनके किसी भाषण की कोई चर्चा नहीं, क्योंकि वो चंद अल्फाज बोलते थे और निकल जाते थे। आखिर उन नीतीश कुमार को बीजेपी, जो बहुत मजबूत बिहार में तमाम तरह की धांधलीबाजी सब कुछ करने के बाद, जो विपक्ष का इल्जाम है चुनाव की चोरी और सब के बाद, वो 89 पर आई, और उसके बाद भी आखिरकार उन्हें घुटने टेकने पड़े नीतीश कुमार के सामने, क्योंकि नीतीश कुमार के पास उनका कोई ऑप्शन ही नहीं है, या नीतीश कुमार के बगैर वो सरकार बना ही नहीं सकते हैं। या उनको ये भी पता है कि जो जन समर्थन उनको मिला है, महिलाओं को जो वोट मिला है, वो नीतीश कुमार की बदौलत है। तो आखिरकार जो तमाम खबरें ये चलाई जा रही थी, कहा जा रहा था कि इस बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, उस पर विराम लग गया है। अब
नीतीश कुमार जो एनडीए के विधायक दल की बैठक है उसमें उनको नेता चुना गया। उसके बाद उन्होंने कुछ कहा है, एक आध लाइन जो आजकल वो बोलते हैं, क्या कुछ कहा है सुन लीजिए जरा उनको आप। शुरू होगा गाड़ी छोड़ के हटाइए हटाइए ना हटाइए हटाइए पीछे तो आप नीतीश कुमार आजकल एक आध लाइन ही बोलते हैं, हो गया ना अब कल से शुरू होगा, बस इतनी सी बात उन्होंने बोली है। और वो नीतीश कुमार अब एक बार फिर से यानी कि 10वीं बार वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। कल बताया जा रहा है कि 11 बजे नरेंद्र मोदी पहुंच जाएंगे पटना और 1:30 बजे ये बताया जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह होगा। मेहमानों की एक लंबी लिस्ट है और उसके साथ साथ जो मंत्री कौन शपथ लेंगे, अमित शाह इसके लिए पहुंच गए हैं अब पटना। ये बताया जा रहा है कि पटना पहुंचने के बाद वो बीजेपी के जो नेता हैं, जो विधायक चुने गए हैं, उन सबकी मीटिंग लेंगे। ये भी बताया जा रहा है कि चिराग पासवान ने भी एक पेच चढ़ाया है। चिराग पासवान चाह रहे हैं कि उनकी पार्टी से एक उप मुख्यमंत्री हो और 2 कोई मंत्री बनाए जाएं। तो क्या उनकी किसी बात को माना जाएगा? क्या हम पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की जो मांगे हैं, जो मंत्रालय उनको मिलने हैं, सबने अपनी अपनी शर्तें रखी हैं, क्या उन शर्तों को माना जाएगा? अगर नहीं माना जाएगा तो क्या इन पार्टियों की तरफ से किसी तरह की कोई बगावती सुर हमें देखने के लिए मिलेंगे? ये भी महत्वपूर्ण बात है क्योंकि इस बात से भी पूरी तरीके से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो तस्वीर अभी दिख रही है, ये दिखाई जा रही है बिहार की आने वाली सरकार की, यही 5 साल रहेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है। ये तस्वीर फिलहाल की है, ये तस्वीर बदलेगी, ये भी साफ तौर पर ये भी तय लग रहा है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, इसी पर हम बात करेंगे कि मोदी शाह नीतीश कुमार के आगे झुक गए हैं, घुटने उन्होंने टेक दिए हैं और आखिरकार नीतीश कुमार की तमाम शर्तों को मानना पड़ा है। क्या स्पीकर का पद भी नीतीश कुमार को ही जाएगा और ऐसा होगा तो क्या बीजेपी फिर से जो उसके सिर्फ उप मुख्यमंत्री बनाकर क्या वो खामोश रह जाएगी? ये बड़ा सवाल है। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए, स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए ताकि चर्चा का हम आगाज करें। मेरे साथ ओंकारेश्वर पांडे जी फिलहाल जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जाना माना चेहरा है, बिहार से ही आते हैं, दशकों का पत्रकारिता का उनका अनुभव है। ओंकारेश्वर जी बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। और एक और मेहमान बिहार से कुछ ही देर में मेरे साथ जुड़ेंगे। ओंकारेश्वर जी, क्या नीतीश कुमार के आगे मोदी और शाह की जोड़ी झुक गई है? क्योंकि वो अमित शाह जो लगातार ये कहते रहे कि ये तो विधायक दल का नेता जब चुना जाएगा और वो जब मंडल में चुना जाएगा उसके बाद ही कौन होगा मुख्यमंत्री ये तय होगा, ये बिल्कुल एन चुनाव से पहले भी वो कहते रहे। और वो नीतीश कुमार 85 के साथ पहले पिछली बार भी हमने देखा, तब भी उनको बनाना पड़ा था और अब तो खैर उनकी 85 सीटें आई हैं। कैसे देख रहे हैं बिहार की इस तस्वीर को फिलहाल आप? नीतीश कुमार ने इस्तीफा नहीं दिया, नीतीश कुमार अब से कुछ ही देर में बताया जा रहा है कि आरिफ मोहम्मद खान से मिलेंगे, तब वो इस्तीफा देंगे और वो तब देने जा रहे हैं जब उनके नाम पर मोहर लग गई, उससे पहले उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। बिहार के चुनावी नतीजे आए हैं, उसके बारे में बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। उसको किस तरह मैनेज किया गया, उसमें मनी पावर, मसल पावर या जो मशीन पावर जो है उसका इस्तेमाल और जो है महिलाओं के वोट का इस्तेमाल, कई सारे उसमें इस्तेमाल हुए हैं। और ये फिर भी उसको एक तरफ रख लें हम कि नतीजे आए, अब सरकार बन रही है, नतीजों पे चर्चा, नतीजों का विश्लेषण, नतीजों के की विश्वसनीयता, ये एक अलग प्रश्न है। अभी प्रश्न आपने जो किया वो सत्ता से संबंधित है। मुझे लगता है कि हजारों करोड़ खर्च करने के बाद भारतीय जनता पार्टी भले आरजेडी को हरा पाई हो, जो रिजल्ट्स हैं उसमें नीतीश बाबू को नहीं हरा पाई। हजारों करोड़ खर्च करने के बाद नीतीश बाबू को नहीं हर्च कर, आपको अगर महज 10 सीटें ज्यादा लानी थी, 10-12 जितनी सीटें थोड़ी सी आई हैं ज्यादा, तो उतने ही भर के लिए क्या इतना बड़ा तामझाम था? तामझाम तो ये था कि बीजेपी की सरकार आए, वैसे ही आए जैसे महाराष्ट्र में आए, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ही न बने, मुख्यमंत्री भी बनाए, उसको एसर्ट करें, उसमें वो पहले उसमें नाकामयाब होते हुए दिख रहे हैं। जब नीतीश बाबू राज्यपाल से मिलने गए तो उनके हाथ में वो पत्र था, उनकी जेब में जो इस्तीफे का पत्र था,
पर नीतीश जी इतने इतने चतुर राजनीतिज्ञ निकले कि राजभवन जाके भी उन्होंने कह दिया कि ये सरकार अब समाप्त हो रही है, अब नई सरकार का गठन होगा, वगैरह वगैरह जो भी उनको कहना था, लेकिन इस्तीफा नहीं सौंपा, क्योंकि वो उतनी देर की भी मोहलत नहीं देना चाहते थे। जबकि वहां डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हैं, जो मेरे सोर्सेस बताते हैं कि उन्होंने इशारा किया उनको, नीतीश जी को, कि दे दीजिए, लेटर दे दीजिए, कोशिश की, लेकिन उसके बाद उन्होंने 5 सेकंड तक उनको घूर के देखा और उसके बाद फिर वो कुछ कह नहीं पाए और राजभवन से लौट के आ गए। आज भी देखिए, बीजेपी की अलग लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग हो रही है, जेडीयू की अलग लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग हो रही है। जेडीयू में वो नेता चुने जाते हैं, एनडीए का नेता चुने जाते हैं। अब वो वहां जाके और फिर वो राज्य भवन वाला जो है वो किस्सा पूरा करके फिर कल उसके शपथ ग्रहण की बात है। लेकिन वो इतने अलर्ट हैं, जिनको ये बताया जाता था, और वो विजिबली दिखाई भी दे रहे थे कि कई बार मिस कर रहे हैं, कई बार भ्रम में हैं, किसी को माला पहना रहे हैं, किसी को कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनका सेंस तो काम कर रहा है। जा रहे हैं, उनको आपने चुनावी सभा में भी बुलाया, उनको अपने मैनिफेस्टो रिलीज के कार्यक्रम में भी बुलाया, मतलब उतना सेंस है ना, अभी सब चल रहा है ना। और अभी भी उनको ये सेंस है कि राजभवन जाएं तो वो इस्तीफा सौंपें या ना सौंपें, और सौंप दें तो उसके तुरंत बाद क्या हो जाएगा, इतना अलर्ट भारत का कोई राजनीतिज्ञ रहा हो मुझे नहीं लगता है। अच्छे अच्छे लोगों से इस्तीफे ले लिए गए। वसुंधरा राजे से आपने देख लिया कि उन्हीं से चिट पढ़वा दिया गया, उन्हीं से उनका सक्सेसर जो है वो डिसाइड करवा दिया गया। तो कम से कम नीतीश बाबू के मामले में चिट काम नहीं आया, कोई फोर्स काम नहीं आया। चाणक्य की राजनीति वोटों को ज्यादा जीतने में किसी तरह से, और प्रशांत किशोर तो अभी भी कह रहे हैं कि मैं तो ये मानता हूं कि ये इलेक्शन फेयर इलेक्शन नहीं है, ये इक्वल फुटिंग पे नहीं खेला गया है। अब जो है उस पे तरह तरह के विचार आ रहे हैं। तो जो कुछ हुआ है वो तो दिख रहा है, उसके प्रमाण दिख रहे हैं। लेकिन नीतीश बाबू को जो हारने का था, और नीतीश जी पिछली बार 3rd नंबर पे थे, इस बार कम से कम से 2 नंबर की पार्टी और ऑलमोस्ट नियर बाई है, तो आप इसको बीजेपी की जीत कम, नीतीश बाबू की जीत ज्यादा मानेंगे, और मुख्यमंत्री बनेंगे तो वो कंटिन्यू करेंगे। डिप्टी सीएम के डिप्टी सीएम वही दोनों रह जाएंगे अगर वो रखते हैं आप तो उनका एलिवेशन नहीं हुआ ना, डिप्टी सीएम से सीएम नहीं बने। आपकी सीटों की संख्या बढ़ गई, पहले भी सीटों की संख्या ज्यादा थी, तो हासिल क्या हुआ। अब एक आखिरी चीज है कि अगला स्पीकर कौन हो। नीतीश जी इतने अलर्ट हैं कि इस बार वो संभव है कि स्पीकर भी अपना ही रखें। अब इसमें जो टसल होगी बीजेपी के साथ, इंटरनल टसल, कि नहीं मेरा हो कि मेरा हो, हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं, वैसे तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उनका क्लेम भी बनता है, लेकिन बिहार में आप चेहरा कौन था, किसके नाम पे आप चुनाव जीते? क्या आप सम्राट चौधरी के नाम पे जीते हैं, विजय सिन्हा के नाम पे जीते हैं, या नीतीश जी के नाम पे जीते हैं? तो नीतीश जी ये असर्ट करेंगे, श्योर करेंगे, और आप समझिए कि जो हेडेक पहले बिहार में एनडीए सरकार के लिए था नीतीश कुमार के रूप में, वो एक हेडेक अभी भी और चैलेंज बना रहेगा। नीतीश जी जब फुल पावर में होंगे तो वो इस स्थिति में भी होंगे कि वो कब कौन सा फैसला करें या ना करें। आपके साथ कंटिन्यू भी कर सकते हैं और कंटिन्यू नहीं भी कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा लाभ बीजेपी को नहीं हुआ। सारी ताकत झोंक देने के बाद जो सोशल मीडिया के लोग ये बताते हैं कि देखिए स्वतंत्र देव सिंह यहाँ पे झुग्गी झोपड़ी में और बस्ती में वो चिट देते हुए और अपना वो वोटर वो देते हुए वो पाए गए, अकेले में फला काम कर रहे हैं, देखिए फला राज्य का फला मुख्यमंत्री आया हुआ है, ये सब जो है दिखावे के लिए है। उनसे एक बार ये सवाल पूछिए कि इसी प्रकार के 70 विधानसभा दिल्ली में 70 के 70 पे मंत्री उतरे थे भाई, मुख्यमंत्री तमाम उतारे गए थे, हर विधानसभा क्षेत्र में सांसदों की टीम लगी थी, टोली लगी थी, तब आप वहां पर एकदम से 70 में से 67 कैसे हार गए थे? मात्र 3 सीटें बिहार दिल्ली की जनता ने छोड़ी थी। तो ये मैं इससे इनकार नहीं करता कि हर पॉलिटिकल पार्टी को एकदम इसी तरह ग्रास रूट लेवल पे काम करना चाहिए, लेकिन आप ये कहें कि हम इसी काम से जीते हैं तो हरियाणा से ट्रेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ती।
फिर आपको 30-40,000 करोड़ रुपए खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, फिर एसआईआर करने की जरूरत नहीं पड़ती। आज एक बस 2 मिनट लूंगा, मैं आपको समझाता हूं। जी जी। आज मैं अपने मोहल्ले में एसआईआर चल रहा है, तो मेरे यहाँ एक लेडी आई, मेरी वाइफ का वो चिट दे गई। मैंने कहा मेरा कहाँ है? तो बोले आपका तो नाम नहीं है इसमें। हमने कहा मेरे बेटे का कहाँ है? उसका भी नहीं है। बेटी का कहाँ है? उसका भी नहीं है। फिर मैंने कहा कि आप बीएलए हो तो आप ही का काम है, आप बताओ, एक बिल्डिंग में एक आदमी का है और बाकी का गायब है, ये कैसे हो सकता है? तो नहीं सर मुझे पता नहीं, ये नहीं, वो नहीं, वो नहीं। मैंने उसको थोड़ा सख्ती से कहा कि देखिए आप नहीं बताएंगे तो फिर मुझे इसके लिए ऊपर शिकायत करनी पड़ेगी, कुछ भी करना पड़ेगा, जो भी लीगल प्रोसेस है वही करूंगा मैं। तो फिर उसके बाद एक स्कूल में पीछे वो 3-4 लोगों की टीम बैठी थी, वहां भी उन्होंने लिस्ट देख के एपिक नंबर, अच्छा जबकि मेरे पास 2004 का मेरा वोटर आई कार्ड मौजूद है, उसको मैंने दिखाया कि भाई मेरा वोटर कार्ड बना हुआ है तो कैसे नाम कट सकता है? तो नहीं 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 है, इस एपिक से तो आपका पूरे वेबसाइट ऐप पर ही नहीं है नंबर और नाम। बाद में जब वहां मैंने फिर और थोड़ा सा कहा कि भाई मुझे करना पड़ेगा, तब उन्होंने थैले में से पर्चा निकाला और पर्चे में पता चला कि मेरा भी नाम मौजूद है और मेरी बेटी का भी, अभी भी बेटा का नहीं है। उसमें एक और इम्पोर्टेंट उन्होंने बात बताई, किस तरह से नाम अभी भी कट रहे हैं। एक महत्वपूर्ण चीज मैंने देखी कि वहां बीजेपी का कैंडिडेट तो मौजूद था, उनका जो कोऑर्डिनेटर जो होता है, किसी भी अन्य पार्टी का नहीं था। कांग्रेस छोड़िए, बसपा छोड़िए, सपा छोड़िए, किसी भी दल का कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था। और पता चला कि वो एक सज्जन, मैंने पूछा आप किस पार्टी से हैं? तो उन्होंने कहा मैं बीजेपी का वो हूं और यहां से देखता हूं। और वही कोऑर्डिनेट एसआईआर बीजेपी के लोग करा रहे हैं, खुद खड़े होके कि किसका नाम रखना है, काटना है। और मैं अपना एग्जाम्पल दे रहा हूं, अभी मेरे पास उसके प्रमाण मौजूद हैं। एक और प्रमाण दूं, मैंने कहा कि आधार कार्ड दे देता हूं, बाकी जो भी जोड़ना है जोड़ लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो कही दिया है 12। अरे नहीं सर, आधार कहाँ, कौन मान सर? हमने कहा भाई सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, आधार तो मानना पड़ेगा आपको, चाहे 12वां डॉक्यूमेंट मानिए। बोले नहीं सर, ये भी तो पढ़िए। पीछे पलट के उन्होंने दिखाया कि उसके बाद इलेक्शन कमीशन का कोई ऑर्डर है जो ये कहता है कि आधार को मानना, स्वीकार नहीं करना है। ये वास्तविक स्थिति है। तो एसआईआर को इसी तरह से वहां काटा गया। अगर एक कॉलोनी में 10-20-50 नाम काट देंगे, 10-20-50 नाम जोड़ देंगे, और एक विधानसभा क्षेत्र में मान लीजिए 100 कॉलोनियां हो, तो आप जोड़ लीजिए कितने नाम जुड़ गए और कट गए, ये कैलकुलेशन कर लीजिए। ये हुआ है बिहार में। उसके बाद जो लोग कहते हैं कि बड़ा फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है, जो इन कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने चिट्ठियां लिखी हैं राहुल गांधी को, मैं उनको चैलेंज करता हूं कि अपने अकाउंट जरा क्लियर कर दो, अपने अकाउंट नंबर सबको उसके साथ लगा दीजिए। कितने भ्रष्ट आप होंगे तभी आपने ये चिट्ठी लिखी है, उसी दिन सारे के नाम वापस हो जाएंगे। ये चल रहा है। और उसके बाद आप बिहार में जो कुछ भी, नीतीश कुमार की राजनीति के आगे जीत नहीं पाए हैं। आगे देखिए होता है क्या। जी जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। यही सवाल भी है कि अभी अगर नीतीश बन रहे हैं तो, और अभी इस वक्त की खबर ये है कि नीतीश ने राज्यपाल से मिलकर इस्तीफा जो है वो अपना सौंप दिया है। वही पहले जो कहा जा रहा था, जब उनके नाम की कंफर्मेशन हो गई, वो विधायक दल के नेता चुन लिए गए एनडीए के, तब जाकर उन्होंने अब फॉर्मली इस्तीफा जो है वो सौंप दिया है नीतीश कुमार ने। अब नीतीश कुमार 10वीं बार कल शपथ लेंगे। पर्ची काम नहीं आई। चाहे हम शिवराज सिंह चौहान कितने टॉल लीडर हैं बीजेपी के, अपने दम पर उन्होंने सरकार बनाई, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, और उसके बाद आप ये देखिए कैसे चेंज कर दिया गया, उनको दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया गया। वसुंधरा राजे जो कितनी टॉल लीडर बीजेपी की, उनके साथ क्या किया गया। तो पर्ची के नाम पर, और उत्तराखंड से लेकर तमाम जगहों पर हम ये देखें कि कैसे एक तरह के पपेट बिठा दिए गए हैं, जो मोदी और शाह के कहने पर हाँ करे, जो उनके कहने पर ना करे, बिल्कुल वही बिठा दिए गए हैं वहां पर। लेकिन बिहार में ऐसा नहीं हो पाया, और यही बात हम लगातार कह रहे थे कि बिहार को महाराष्ट्र या फिर हरियाणा या फिर कुछ और समझने की भूल ना की जाए नेतृत्व के मामले में। हालांकि जो धांधली हुई है उसका तो एक नया फॉर्मूला तैयार किया गया है, वो है एसआईआर। और जो लोग इसको ब्लैक एंड व्हाइट में रखकर एनालिसिस कर रहे हैं, वो एक तरह से धोखा कर रहे हैं, क्योंकि आप या तो इसको फ्री और फेयर कह दीजिए, या फिर आप ये कहिए कि ये चुनाव पूरी तरीके से ठगा गया है, क्योंकि दोनों चीजें कहकर आप अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते। शकीब, मुझे ये बताइए कि नीतीश कुमार को क्या स्पीकर का पद भी मिल रहा है, यानी कि उनकी पार्टी को क्या मिल रहा है?
ऑल इज वेल है क्या बिहार की अब की सरकार में, या फिर अभी भी आपको लग रहा है दाव पेच कुछ फंसे हुए हैं? क्योंकि बताया जा रहा है कि अमित शाह पटना में है, ये भी बताया जा रहा है कि चिराग पासवान ने भी कुछ मांगे की हैं, उपेंद्र कुशवाहा से लेकर हम की भी हैं। तो क्या इन सबको क्या हैंडल कर लिया गया है? और नीतीश कुमार के आगे आखिरकार ये झुकना पड़ा, पर्ची नहीं चली है यहाँ पर, बल्कि नीतीश कुमार के सब कुछ करने के बाद भी सारी तिगड़म, सारी जुगाड़ सब कुछ किए बीजेपी ने, और अब सत्ता की मलाई खाएंगे नीतीश कुमार। एक बार कल नीतीश कुमार जी ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली तो 80% इस बात के चांस खत्म हो जाएंगे कि आने वाले 5 साल में बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री हो पाएगा। अब वो कैसे होगा मैं बता देता हूँ आपको। राजभवन का काम कल शपथ दिलवाने के बाद अगले 5 साल तक खत्म हो जाएगा। महाराष्ट्र का मामला जो है, उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ के शिंदे की सरकार बनवाने में जो राज्यपाल की भूमिका रही है, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि आप फ्लोर शपथ दिलाने से पहले तो आप समर्थन पत्र मांग लीजिए। एक बार शपथ दिलवाने के बाद आप मुख्यमंत्री को बहुमत साबित करने के लिए नहीं कह सकते हैं। बहुमत साबित होगा, अल्पमत में सरकार रहेगी, ये फ्लोर लीडर्स का काम है, ये फ्लोर पे होगा, ये राजभवन में नहीं होगा। और उद्धव ठाकरे ने यही गलती कर दी थी कि उन्होंने हड़बड़ी में इस्तीफा दे दिया था। अगर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया होता तो शिंदे को बर्खास्त करके उद्धव ठाकरे को दोबारा मुख्यमंत्री बनाया जा सकता था। अभी ओंकारेश्वर सर हैं, आपको बताएंगे। ये एक एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट की जो खंडपीठ है चंद्रचूड़ साहब की, उसने सेट कर दिया है। उसके बाद आप देखेंगी, उसके बाद फिर कहीं कोई ऑपरेशन लोटस नहीं हुआ है। शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने के बाद उसके बाद आज तक फिर 2.5-3 साल होने को आए, अभी तक कोई ऑपरेशन लोटस नहीं हो पाया, क्योंकि राजभवन की भूमिका सीमित कर दी गई है। बीच में हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश हुई, 12 विधायकों को पंचकुला ले जाया गया, विधानसभा स्पीकर ने 6 को बर्खास्त कर दिया, 6 तुरंत वापस लौट करके आ गए। और राजभवन ने सुक्खू को नहीं कहा कि आप फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित कीजिए। सुक्खू जैसे थे मुख्यमंत्री बने के बने रहे। नीतीश जी कल एक बार शपथ ले लेंगे, उसके बाद सारा खेल बीजेपी का जितना तोड़फोड़ करना है वो आगे करेगी या नहीं करेगी वो जाने, लेकिन राजभवन के हाथ से चीजें निकल जाएंगी। अब आगे की संभावनाएं देख लीजिए। सबसे पहला, और यूपी चुनाव से पहले पहले नीतीश जी, अभी मैं आपको बता रहा हूं, पिछले 2 दिनों में चार्टर्ड प्लेन बिहार से दिल्ली और दिल्ली से पटना उड़ते रहे हैं। एक बार की खबर है हम लोगों को कि ललन सिंह और संजय झा बुलाए गए और फिर ललन सिंह और संजय झा कल वापस आए, और भी चार्टर्ड प्लेन उड़े हैं। और सिर्फ ललन सिंह और संजय झा नहीं थे पटना में अमित शाह की मीटिंग में, और भी एक आदमी और भी बैठे थे जो नीतीश जी के सबसे करीबी हैं फिलहाल, वो भी बैठे थे। उनकी मीडिया में कोई चर्चा नहीं है। यानी नीतीश जी को अभी भी संजय झा पर कोई भरोसा नहीं है। उन्होंने अपना एक सबसे विश्वस्त व्यक्ति उस मीटिंग में बैठाया था कि क्या बातें हो रही हैं, किन बातों पर निगोशिएशन होना है, सारी सूचना हमको प्रॉपर मिलनी चाहिए। ललन सिंह मैनिपुलेट करके इन्फॉर्म करेंगे अमित शाह को, और अमित शाह की बातें मैनिपुलेट करके नीतीश जी को इन्फॉर्म करेंगे, ये नीतीश जी जानते हैं। इसलिए उन्होंने अपना एक खास आदमी, समता पार्टी वाला आदमी एक वहां भेजा था साथ में। सारा खेल हो गया था। आप अगर राजभवन में उस दिन नीतीश जी ने इस्तीफा दे दिया होता तो आज बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री बैठ चुका होता। ये सारी प्लानिंग थी। और आप देखेंगे कि बिल्कुल ओंकारेश्वर सर सही कह रहे हैं कि एकदम एंड मोमेंट में नीतीश जी ने इस्तीफा वापस लिया। इस्तीफा लेके गए थे वो, लेकिन उनको समझ, उनके सिक्स सेंस ने काम किया। इस्तीफा देने के बाद का मतलब है कि मेरे हाथ से चीजें निकल जाएंगी। और आप देख लीजिए कि आज जब वो एनडीए विधायक दल के नेता चुन लिए गए, काम किया, लोग कह रहे हैं कि उनके सेंसेस काम नहीं कर रहे हैं। देखिए, जिस दिन सेंस काम नहीं करेगा ना, उस दिन बीजेपी को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी बिहार में 100 साल पुराना अटल जी का सपना पूरा करने के लिए। नीतीश जी का सेंस काम कर रहा है, और यही वजह है कि आज फिर नीतीश जी 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। वरना बीजेपी ने तो अपने हार्डकोर हिंदुत्व के लाइन पर चलने वाले शिवसेना को नहीं छोड़ा, उसको तोड़ के अपने साथ अपना मुख्यमंत्री बना लिया। भाई, मोदी जी कहते हैं कि खट्टर साहब और हम एक साथ दरी पे सोते थे, और सुबह खट्टर जी के पैर के नीचे से दरी खींच लेते हैं और नायब सिंह सैनी बैठ जाते हैं। तो जो लोग इतने शातिर हैं, जो लोग इतने शातिर और इतने घाघ हैं, वो बिहार में कोई ऑपरेशन लोटस नहीं करते अभी 20 सालों में। पिछला टेन्योर तो और आसान था, जब नीतीश जी का विधायक दल 43 का था, तो पिछला टेन्योर तो और इजी था उनके किसी भी ऑपरेशन लोटस करने के लिए।
लेकिन वो नहीं कर पाए। वो इसलिए नहीं कर पाए कि नीतीश को वो जो मतलब असली चाणक्य नीतीश जी ही हैं और उनके साथ बैठे उनके भाई समान दोस्त। देखिए आने वाली संभावनाएं मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला विधायक दल टूटेगा एमआईएम का। नीतीश जी का कल शपथ लेने के बाद नीतीश जी का अगला टारगेट है अपने विधायक दल को 90 से ऊपर ले जाना। हर हाल में अपना विधायक दल नीतीश जी 90 से ऊपर लेके जाएंगे और ये काम 6 महीने में होगा। 4 एमआईएम के जाएंगे जदयू में और 4 उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के इधर आ जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का एक बार फिर जनता दल यूनाइटेड में विलय होगा, ये आपको बता देता हूं अप्रैल तक। देखिए अभी नीतीश उपेंद्र कुशवाहा अप्रैल तक राज्यसभा के मेंबर हैं। अप्रैल के बाद अभी वो केंद्र में नहीं है, अप्रैल तक वो राज्यसभा के मेंबर हैं। पार्टी मर्ज करेंगे, नीतीश जी उनको एमएलसी बनाएंगे और बिहार सरकार में उपेंद्र कुशवाहा बनेंगे बिहार सरकार में मंत्री, केंद्र सरकार में नहीं। ललन सिंह 2014 में चुनाव हार गए थे लोकसभा का और 2015 में महागठबंधन की सरकार बनी। ललन सिंह विधान परिषद में गए और उसके बाद बने मंत्री और 2019 तक 4 साल वो बिहार में मंत्री रहे। सेम वही होगा उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ। अप्रैल में जब तक उनका टेन्योर खत्म होगा उसके बाद फिर पूरे के पूरे 3 साल बचेंगे लोकसभा चुनाव को। यानी 2 साल तो लगभग 1.25 साल का वक्फा तो बीत चुका है। लगभग 4 महीने बाद 5 महीने बाद अप्रैल है, अप्रैल में 2 साल हो जाएगा। तब तक 3 साल उपेंद्र कुशवाहा बिहार की राजनीति करेंगे। ये सारी बातें बिल्कुल तय है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। अगर बहुत ज्यादा तोड़फोड़ होगी तो चचा हनुमान जी की पार्टी को भी तोड़ दें तो कोई बड़ी बात नहीं है। हनुमान जी के 19 विधायक जो है उनमें से 13 चचा के पास कब आ जाएंगे वो उनको भी पता नहीं चलेगा। तो चचा इनसे ज्यादा माहिर है तोड़फोड़ करने में और बैठे बैठे तोड़वा देंगे। एक अन्य मार्ग में उनकी पार्टी टूट जाएगी। और अगर अंतिम उपाय मैं आपको बता देता हूं मिश्रा जी, अंतिम में यह हो सकता है कि राष्ट्रीय जनता दल के 25 में से 24 विधायक जदयू में शामिल हो जाए, तेजस्वी को छोड़ करके। तेजस्वी को छोड़ करके 24 के 24 विधायक जदयू में शामिल हो जाएंगे और इसलिए हो जाएंगे कि चचा को हर हाल में सरकार में बनाए रखना है। अभी जो 25 विधायक तेजस्वी के वो नहीं भी होंगे तो क्या ही कर लेगी आरजेडी और इन 25 विधायकों के साथ ही क्या कर लेगी आरजेडी। लेकिन अगर चचा इधर आके सरकार बनाएंगे भतीजे के साथ तो बहुत संभव है कि लैंड फॉर जॉब मामला खुल जाए, एजेंसी पीछे पड़ जाए, चारा घोटाला का कोई और फाइल खुल जाए, पीछे पड़ जाए, स्पीडी ट्रायल चला करके तेजस्वी को सजा दिलवा दिया जाए। चुनाव बताइए कि क्या स्पीकर का पद नीतीश कुमार की पार्टी को मिल रहा है? क्या इस पर बनाने में नीतीश कुमार कामयाब हो गए हैं? क्योंकि ये कहा जा रहा था कि विजय सिन्हा को ये पद मिल सकता है, लेकिन विजय सिन्हा को तो उपनेता चुन लिया गया, यानी कि दोनों उप मुख्यमंत्री होंगे। तो फिर ये सवाल है कि क्या उनको ऐसा कुछ मिल रहा है? स्पीकर का पद नीतीश जी हर हाल में अपने पास रखेंगे। बात यहां आगे अटक गई है। देखिए नीतीश जी स्पीकर का पद भी चाह रहे हैं, नीतीश जी गृह मंत्रालय भी चाह रहे हैं, नीतीश जी वित्त मंत्रालय भी चाहते हैं। अब गृह मंत्रालय में बिहार में 2 मंत्री होते हैं, बता देता हूं आपको। 2 मंत्री होते हैं गृह विभाग में बिहार में। एक होता है कार्मिक विभाग का मंत्री जो आईएएस सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का मिनिस्टर होता है और एक होता है गृह विभाग का मंत्री जो आईपीएस यानी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का मंत्री होता है। तो गृह विभाग यानी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का जो मंत्रालय है जिसमें आईपीएस का ट्रांसफर पोस्टिंग होगा वो बीजेपी को दे दिया जाएगा। लेकिन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन यानी डीएम, एडीएम, कमिश्नर ये जो इसकी जो ट्रांसफर पोस्टिंग होगी, होम सेक्रेटरी, ये कार्मिक मंत्रालय जो है ये नीतीश जी अपने पास रखेंगे और स्पीकर अपना बना करके रखेंगे। क्योंकि सारा खेल उसके बाद राजभवन के बाद स्पीकर पे होता है और स्पीकर नीतीश जी विजय चौधरी को बनाना चाहते हैं और विजय चौधरी के अलावा कोई ना कोई, या तो विजय चौधरी बने या जदयू का ही कोई बहुत विश्वस्त व्यक्ति नीतीश जी का जो एकदम लॉयल हो वो बने। पहला नाम तो विजय चौधरी का ही चल रहा है, तो विजय चौधरी को ही बनाया जाएगा स्पीकर, क्योंकि उनको पहले भी वो विधानसभा के स्पीकर रहे हैं, उनको हाउस चलाने का अनुभव भी है। तो सबसे नीतीश जी की पहली पसंद बतौर स्पीकर जदयू कोटे से विजय चौधरी है। विजय चौधरी नहीं होंगे तो कोई और होगा, लेकिन होगा जदयू के कोटे से ही। और गृह मंत्रालय में एक जो कार्मिक मंत्रालय है वो अपने पास नीतीश जी रख के गृह मंत्रालय भाजपा को दे सकते हैं कि ठीक है ये आप ले लीजिए, आप आईपीएस का अपना एसपी को देखिए, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन आप देखिए, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है सामान्य प्रशासन विभाग वो हम देखेंगे। जी जी, जाहिर सी बात है। और ये तमाम तस्वीर जो बढ़ती हुई नजर आ रही है, कल 1:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह है, लेकिन सवाल सबके जहन में यही है ओमकारेश्वर जी, बीजेपी को जिस तरह से देखा है, बीजेपी की जिस तरह से कारगुजारियां देखी गई हैं, लोगों को ये लगता है और कई विश्लेषक भी कह रहे हैं कि पूरा टर्म नहीं हो पाएगा।
तो क्या आपको लग रहा है कि फिलहाल एक मजबूरी के तहत बना दिया गया है? शकीब कह रहे हैं कि अगर एक बार शपथ ग्रहण कर लिया उन्होंने तो फिर नीतीश को कोई हटा नहीं सकता है। क्या आपको नहीं लगता कि इतनी मजबूती और इतने कुछ तामझाम आवाज के आ रही बाद? है। जी, हम्म। हाँ, आपको सवाल समझ में किससे आया? सवाल है? आपसे आपसे नहीं, एक बार एक लाइन में फिर दोहरा दीजिए, बीच में आवाज काफी डिस्टर्ब हो मेरा गई थी। ओके, मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ कि क्या आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे? क्या बीजेपी ने जो तमाम जुगाड़ किए, हजारों करोड़ जो खर्च किया, ये नीतीश कुमार को तो बनाने के लिए किया नहीं है। सबका ये कहना है कि भाई अभी फिलहाल बना दिया गया है और फिर उसके बाद कुछ ना कुछ करके ऑपरेशन कमल चला के किया जाएगा। क्या बिहार में ये मुमकिन है? क्या नीतीश के रहते ये मुमकिन है? क्या नीतीश ऐसा होने देंगे? क्या नीतीश ये सब कुछ जानते हुए कि बीजेपी को ट्रांसफर हो रहा है, क्या वो फिर से पलटी मार सकते हैं? नीतीश कुमार ने अपने आप को सबसे बड़ा चाणक्य घोषित किया है। चुपचाप चाणक्य अपने आप को बताया। जितने लोग चाणक्य का तमगा लिए घूम रहे हैं ना देश में कि ये भी चाणक्य हैं, वो भी चाणक्य हैं, फला भी चाणक्य हैं, सब चाणक्य चाणक्य हो गए हैं। बोले नहीं नीतीश कुमार, लेकिन हिले भी नहीं नीतीश कुमार, चाहे जितनी कोशिश हो गई। बीच में लोग गए कि मैं आ गया हूं, संभाल लिया हूं, कहां है सब लोग वो? और कोशिशें की हुई, जितने हेलीकॉप्टर से उतारे गए नेता थे, जितने उसमें घूम रहे थे बड़ी बड़ी गाड़ियों में या बहुत सहज सरल तरीके से गांव गांव गली गली घूम रहे थे, ऐसा था कॉर्पेट बम्बिंग जो इसको होते हैं ना, कारपेट बम्बिंग जो होती है कि एक एक जर्रे जर्रे पे बॉम्ब गिराए गए क्योंकि चुनाव को हर हालत में ले लेना है। लेकिन नीतीश बाबू डिगे नहीं। नीतीश बाबू तब भी नहीं डिगे, अभी भी नहीं डिगे हैं, और अगर 10 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं तो 9 बार पलटी भी मार चुके हैं। ये भी एक रिकॉर्ड है। तो ये 5 साल तो वो रहेंगे, मतलब होशो हवास में तो वो मुख्यमंत्री रहेंगे, ऐसा दिख रहा है। ऐसा हम भविष्यवाणी थोड़ी कर रहे हैं, ये दिख रहा है। 20 साल में जिसने कोई चुनाव न लड़ा हो, नीतीश कुमार लास्ट विधानसभा चुनाव कब लड़े ये बताइए, या पार्लियामेंट का चुनाव कब लड़े ये बताइए। लेकिन मुख्यमंत्री तो बने हुए हैं, पावर में बने हुए हैं। तो इससे बड़ा चाणक्य क्या होगा? अब वो आगे और क्या करते हैं, ये भारतीय राजनीति में एक मिसाल बनेगा। वो देखेंगे, दिखाएंगे। उनके आखिरी समय में जब चुनाव लगता था कि एकदम बीजेपी स्वीप कर रही है और वो कुछ नहीं करेंगे, या आरजेडी आ जाएगा मैसिव तरीके से, जेडीयू खत्म हो जाएगी, टूट जाएगी, तो बिहार के लोगों में एक सवाल उठा कि अच्छा नीतीश जी ने बिगाड़ा क्या है। एक ही सवाल उठा कि नीतीश जी ने बिगाड़ा क्या है, और फिर पता चला कि नीतीश जी पिछली बार से भी बहुत ज्यादा वोट लेके आ गए। तो मुझे नहीं लगता है, देखिए इस बात पे कोई भी घोषणा नहीं कर सकता कि 5 साल पूरी सरकार चलेगी या नहीं चलेगी। नीतीश जी अभी मुख्यमंत्री हैं, उनको हटाना फिलहाल संभव नहीं दिख रहा है। तमाम जो सृजन घोटाला, ये घोटाला, वो बातें, तमाम बातें जो कह गई हैं वो क्योंकि हर व्यक्ति का जो है ना, देयर इज अ स्केल्टन इन एवरीबॉडीज बैक। तो वो एवरीबॉडीज बैक में जो बीजेपी के लीडर्स हैं वो भी शामिल हैं, जेडीयू के लीडर्स हैं वो भी शामिल हैं, अगर आरजेडी है तो उसमें भी शामिल हैं। तो अगर वो स्केल्टन्स हैं तो मुख्यमंत्री के पास तो बहुत बड़े अधिकार होते हैं। और आप ये समझिए कि मुख्यमंत्री के पास सिर्फ बिहार का अधिकार नहीं है, ये मुख्यमंत्री जरा डिफरेंट है, इसके पास दिल्ली का भी अधिकार है। ये टांग खींच दे, अगर आप कह रहे हैं उनकी पार्टी तोड़ेंगे, अगर उसने आपकी पार्टी तोड़ ली तो क्या होगा? उसने अगर दिल्ली से हाथ खींच लिए तो क्या होगा? 1.5 टांग पे दिल्ली आ जाएगी। तो अभी नीतीश कुमार बहुत मजबूत स्थिति में है, जिस तरह से उन्होंने चला है, मोरल, इमोरल, नैतिक, अनैतिक, सब उसकी। जी, मोस्ट पावरफुल नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार, ऐसा कह सकते हैं फिलहाल कि इधर भी हाथ मोस्ट पावरफुल। और एक बात मैं आपको बता दूं, एक बात और बता दूं, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू में डायरेक्ट संपर्क बना हुआ है। नायडू इस बार चुनाव में, मुझे नहीं लगता, आप बताएं, आप वहां जमीन पर हैं मित्र, तो अगर वो आए हो तो मुझे ध्यान तो नहीं आ रहा कि कहीं नजर चंद्रबाबू नायडू आए एनडीए के पक्ष में प्रचार करने के लिए। उनके सुपुत्र शायद आए थे, नारा लोकेश, मेरे ख्याल से वो भी नहीं आए। अच्छा, आपकी आवाज प्रचार के लिए नहीं आए थे। हाँ, आपका साउंड बंद है। एनीवे, प्रचार के लिए नहीं आए थे। हाँ, आप कह रहे हैं कुछ बताइए। नहीं आए, आवाज आ रही है? दोनों ही नहीं आए।
हाँ अभी आ जी रही है, आ आप रही है बताइए। शकीब आप हाँ। मैं कह रहा हूं कि प्रचार के लिए नहीं आए थे नारा लोकेश। नारा लोकेश दरअसल एनडीए बीच में जो ये चल गया था कि एनडीए में अंदर में टूट हो रही है, उसको उसकी एक मैसेजिंग नारा लोकेश को भेज करके फोटो सेशन करवा के ये कराने की बिहार के जनता को कोशिश की गई थी कि एनडीए एकजुट है। और उसमें नारा लोकेश मिले तो बीजेपी के नेताओं से भी थे, लेकिन उसकी फोटो भी पब्लिक में आई, लेकिन नीतीश जी से जब उन्होंने मुलाकात की उसकी कोई फोटो सोशल मीडिया पर नहीं आई है। और एक फोटो कल और सोशल मीडिया पर आई है, वो भी एक बड़ी मैसेजिंग है। नीतीश जी अपने बेटा के साथ खड़े हैं बड़े मुस्कुराते हुए निशांत के साथ, और निशांत की फोटो सोशल मीडिया पे पोस्ट कराई गई है दोनों बाप बेटों की। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मैसेजिंग है कि निशांत के लिए आगे की रणनीति नीतीश जी अब खुद तैयार कर रहे हैं। जी नहीं, उसके बाद एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बयान आया है। जीतन राम मांझी कह रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं कि भाई नीतीश जी परिवारवाद से अलग, और उसके और बोल कौन रहा है? जीतन राम मांझी बोल रहे हैं, जिनके परिवार के कितने सदस्य राजनीति में है। ये बड़ा हास्य चल रहा है कि गजब, आप जो भी कुछ कहते हैं वो उसका बिल्कुल विपरीत करते हैं, और बड़े आन बान शान से करते हैं। जैसे प्रशांत किशोर हारे भी तो फिर भी उसी शान से वो चीजें कह रहे हैं कि 25 से हम कम कह रहे थे, अभी भी 25 से कम जीते हैं, और मैं ये हारता इसलिए नहीं हारा, इसलिए। मतलब गजब का बयान है भाई। झूठ बोलिए, जोर जोर से बोलिए, जितना जोर से बोलिए, गजब। ये अजीब सी राजनीति है। मैं इसके वो बात बता रहा हूं सीरियस जी नोट पे कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार सीधे संपर्कों में अपने सूत्रों के माध्यम से भी हैं, और ये सबसे बड़ी दिल्ली के लिए चिंता का विषय है। पटना में नीतीश कुमार की ताजपोशी 10वीं बार होना बीजेपी के लिए कोई सेलिब्रेशन की खबर नहीं है। उनके नंबर ऑफ सीट्स बढ़ गए। उनके 2 डिप्टी सीएम में से एक तो चुनाव प्रचार में गए, उनपे गोबर फेंका जा रहा था, फिर भी उनको बना दिया गया, ठीक है, लेकिन देयर इज नो बिग अचीवमेंट। अचीवमेंट किसी का है तो वो नीतीश कुमार का है, और इनडायरेक्टली ये चाबी कहीं भी जा सकती है। इंडिया अलायंस ने उनको बड़े बड़े ऑफर दे रखे हैं। वो कब उनके ऑफर दिमाग में आ जाए कि भैया मुख्यमंत्री अब बहुत हो लिए, अब चलो अब दिल्ली चलना है, फिर क्या होगा? ये संभावनाएं मौजूद है। जी जी शकीब इसका मतलब तो ये कह सकते हैं कि ये सेलिब्रेशन का टाइम जेडीयू के समर्थकों, जेडीयू के कार्यकर्ता और जेडीयू के लिए है, क्योंकि दिखाया तो जा रहा है जाहिर कि ये बीजेपी की एक बड़ी जीत है। मोदी जी आए, मोदी जी ने यहाँ पर कार्यालय में आए और यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें की, बहुत ही आपत्तिजनक बातें कांग्रेस को लेकर उन्होंने कही। और इस सब में जो एक चीज की जा रही है वो ये कि कंप्लीटली जो राहुल गांधी हैं उनको एक तरह से बताने की कोशिश के देखिए कि वो किस तरह से नालायक साबित हुए हैं। और बड़े बड़े मैं जर्नलिस्ट देख रही हूँ, इनफैक्ट मैं विश्लेषक देख रही हूँ यूट्यूब पर, जिसको ऑल्टरनेटिव मीडिया कहा जाता है, वो भी इस ट्रैप में आते हुए सारे सवाल कांग्रेस से और राहुल गांधी से पूछते हुए नजर आ रहे हैं। पहली बात तो ये कि कितना हाई स्टेक था कांग्रेस का बिहार में, और बिहार में वो पहले भी बहुत मजबूत नहीं थी, अब जाहिर सी बात है और कमजोर हो गई है। और ये भी जब आप चुनाव चोरी की बात कर रहे हैं, जब आप ये बात कर रहे हैं कि 69 लाख वोटर जो हैं वो काट दिए गए, 21 लाख जोड़ दिए गए, किस तरह से मशीनरी का इस्तेमाल किया, इस सब का क्या, जब ये बातें कही जा रही हैं तो क्या वाकई में इसको फ्री एंड फेयर के इस तरह का क्रिटिसिज्म किया जा सकता है? ये भी एक बड़ा सवाल है। और इसको लेकर किस तरह की चर्चाएं शकीब आप देख रहे हैं, और क्या आप ये माने कि नीतीश कुमार ही नीतीश कुमार है, बीजेपी के लिए कोई सेलिब्रेशन नहीं है? और अब बात देखिए वो आरएसएस की नहीं आ रही है, जो ये कहा गया था हरियाणा के चुनाव के बाद कि देखिए आरएसएस ने किस तरह से मीटिंग्स की, महाराष्ट्र में ये कहा गया, बिहार में ये सब नहीं कहा जा रहा है, तो बिहार में आरएसएस आखिर कहां चला गया? इतनी मैसिव विक्ट्री का क्रेडिट अभी भी नीतीश जी को ही दिया जा रहा है। मोदी जी कहीं नहीं है। इस पूरी विक्ट्री का अगर इसको विक्ट्री मान भी लिया जाए, एक हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए बिलफर्ज, ये जीत है, जनता के मैंडेट से ही इतना बड़ा वो मिला है, तो भी इसका क्रेडिट नीतीश जी को ही मिल रहा है। उन लोगों की बात अभी ओंकारेश्वर सर भी कह रहे थे, मैंने भी आपसे कल कहा था, ये दुष्यंत की एक पंक्ति है ना कि तय करो किशोर हो तुम आदमी हो या कि आदमखोर हो तुम। इसको प्रैक्टिस और आप एक लाइन लीजिए, बीच का रास्ता
इधर भी और उधर भी संतुलनवादी जो सोच है, ये संतुलनवादी सोच इस देश के लिए और ज्यादा घातक है। या तो आप खुल के उधर चले जाइए, या तो फिर आप खुल के इधर आ जाइए और सच को सच कहने की हिम्मत और ताकत रखिए। अब जिन लोगों की बात हो रही है, मैंने कई नाम बताए आपको, नाम नहीं भी बताएंगे, हम सब लोग जान रहे हैं। अभी ओमकारेश्वर सर भी जिसका जिक्र कर रहे थे, कल मैंने भी उन्हीं का जिक्र किया है कि वो कहानी लिखना कि ये वहां देखा हमने, फलाना देखा, ढिमाका देखा। और जब एसआईआर को लेकर के जितना उनको स्पेस लेना था उन्होंने लिया, लिबरल कैंप में जितना एसआईआर के मामले में उनको स्पेस मिला उतना शायद किसी पत्रकार को नहीं मिला। लेकिन अब वो आज उनका मत ये है कि एसआईआर से कुछ नहीं हुआ, एसआईआर से कोई फर्क नहीं पड़ा। 150-125 से ज्यादा सीटें एसआईआर की वजह से लूज की है महागठबंधन ने। अगर प्रैक्टिकली इसको देखा जाए, डेटा देखा जाए, तो हर विधानसभा में इतने वोट काट दिए गए, उससे आधे से कम मार्जिन पे एनडीए का उम्मीदवार जीता है। आप कह रहे हैं एसआईआर कोई फैक्टर नहीं है। तो एक तो दूसरे स्टेट्स में जो एसआईआर हो रहा है उसको लेकर के आप थोड़ा कॉन्शियसनेस और बढ़ी है। ममता बनर्जी ने तो 6,500 के लगभग हेल्प डेस्क भी लगाए हैं पूरे बंगाल में। उनके लोग, टीएमसी के वर्कर्स जो है हेल्प डेस्क लगा के काम कर रहे हैं, असिस्ट कर रहे हैं लोगों को एसआईआर कराने में। ये काम कांग्रेस को भी करना चाहिए। और देखिए, मैसिव विक्ट्री आपने देखा क्या कि 14 नवंबर के बाद से अभी तक कोई बहुत बड़ा जश्न हुआ है, या जश्न का कोई माहौल बीजेपी खेमा में? मेरा ख्याल है आप ईयरफोन हटा दे, आपका ईयरफोन जो है ना बहुत इको कर रहा है, उसमें कई बार डायरेक्ट फोन उस पे रहेंगे ना तो वॉइस वो कट नहीं होगा। जी जी हाँ हाँ, ऑन कर लीजिए। आपकी आवाज नहीं आ अभी नहीं आ रही। प्लीज अपनी बात को आप, हाँ आवाज नहीं आ रही, आप अपनी बात को कंटिन्यू करें। जी आप कर लीजिए, फिर कंटिन्यू उससे कर लीजिए। नहीं आ रहा है, लगा के आप कंटिन्यू करें अपनी बात। ईयरफोन लगा के कंटिन्यू कर लें। हाँ, लगता है कि डिस्कनेक्ट ही हो गए हैं। लेकिन ओंकारेश्वर जी, बात तो ये है कि जिस तरह के विश्लेषण किए जा रहे हैं, जिस तरह की बातें कही जा रही हैं, क्या आपको नहीं लग रहा कि ये उसी जो मीडिया का एक हिस्सा है, उसी का ही हिस्सा बनते हुए नजर आ रहे हैं वो ऑल्टरनेटिव मीडिया के लोग भी? क्योंकि आप पहली बार आपने कहा कि एसआईआर जो है वो कराया गया, उसमें धांधलियों की बात की गई, बीएलओ से लेकर बीएलए से लेकर तमाम तरह की बातें कही गई, और उसके बाद फिर आप उसको जस्टिफाई करते हुए नजर आ रहे हैं। फिर हार और जीत की बाइनरी में आप इसको देख रहे हैं। तो ये सवाल तो पैदा करता है कि आप फिर उसी मीडिया, सो कॉल्ड जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसी के ट्रैप का हिस्सा बनकर इसको मोदी की जीत या नीतीश की जीत या बीजेपी की जीत या उसका हार्ड वर्क, ये सब आप कहते हुए नजर आ रहे हैं। और वही लोग थे जो ये कह रहे थे कि कोई जमीन पर किसी तरह की उन्होंने इस तरह की लहर नहीं देखी, बल्कि कांटे की टक्कर थी। आज दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक तो आरएसएस प्रमुख का एक बयान असम से आया है। मैं उसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि बीजेपी से जुड़ा हुआ है, बीजेपी आरएसएस की आइडियोलॉजी से। आज उन्होंने ऐलान किया है कि भारत को ऑफिशियली हिंदू राष्ट्र घोषित करने की आवश्यकता नहीं है। पहले से थोड़ा थोड़ा डाइल्यूट करते आ रहे हैं कि सभी रहने वाले हिंदू हैं भारत में। अरे सब हिंदू हैं तो फिर आप हिंदुओं के लिए अलग से शाखा कैसे लगा रहे थे? फिर तो सब उस शाखा में सबको बुलाइए सब, फिर आप ही के शाखा में क्यों जाएं? क्योंकि प्रधानमंत्री तो ये कह चुके हैं कि आप जो है एक एनजीओ हैं। मेरा ख्याल है कि बिहार में इलेक्शन के साथ साथ, और चाहे एसआईआर हुआ है, एसआईआर बिल्कुल सभी लोग जो उनका समर्थन कर रहे हैं वो भी मान रहे हैं हाँ मोरली गलत हो सकता है, एसआईआर में गलती हो सकती है। कैसे हो सकती है भाई? आप पैन कार्ड बनाते हैं, आप पासपोर्ट बनाते हैं, कितने लोगों के पासपोर्ट गलत हुए? कितने लोगों का एयर टिकट गलत हो गया? कितने लोगों का पेटीएम पेमेंट गलत होता है? ये बता दीजिए। अगर गलती से चला गया तो तुरंत वापस भी आ जाता है। आज के डिजिटल युग में, व्हेन डिजिटल इंडिया की आप बात करते हैं, पेटाबाइट हमारे पास स्टोर करने की क्षमताएं हैं, और हम अमेजोन से लेके फ्लिपकार्ट और वर्ल्ड की तमाम जितनी भी बड़े भी मार्केटिंग वो हैं उनका हम कंपनीज का डाटा मैनेज करते हैं, और एक चुनाव आयोग को डाटा मैनेज नहीं हो पा रहा है कि 0-0 आ रहा है परिवार उसमें। मैं खुद अपना एग्जांपल दे रहा हूं, मेरे पास 2 एपिक हैं, जो हमारा 2004 में इशू हुआ है वो है, अभी ढूंढ ढांड के निकाला गया वो मेरा एपिक नंबर कैसे चेंज हो गया भाई? किसने बदला उसको? मैनुअली बदला होगा ना। मशीन बदल रही है तो मशीन पूरा बदल डालिए आप।
हमारे घरों में करोड़ों बल्ब आते हैं, बन के एक भी फ्यूज नहीं निकलता है। वी आर इन द एज ऑफ जीरो एरर। इस जीरो एरर के युग में एसआईआर में इतनी मैसिव गलतियां सबने रिकॉर्ड की, सुप्रीम कोर्ट में जिंदा लोगों को खड़ा किया। आप करें नहीं नहीं इसमें तो गलती नहीं है, थोड़ा हुआ होगा। एक बात और कह दूं, कुछ लोग ऐसे भी कुतर्क देते हैं कि लालू राज में क्या बूथ लूट नहीं होता था? तो तुमको इसीलिए बनाया था कि तुम लालू राज के बाद आओ तो तुम बूथ नहीं पूरा मशीन ही लूट लो। मतलब अगर दो चार कहीं हुआ होगा तो लालू राज को आज तो उस पर अलग रखा गया है ना। हारे हैं ना 20 साल से, मतलब कितने साल से सत्ता से बाहर हैं। आप क्या उसी को मल्टीप्लाई 100 टाइम्स करने आए थे हर काम में? जो आप कहते हैं कि नहीं उनसे कंपेयर कीजिए, इतिहास में देखिए, नेहरू को देखिए। नेहरू के तुलना में तो आपने कुछ नहीं किया। जो नेहरू बना रहे थे सब बेच रहे हैं आप बता दीजिए कि कितने पीएसयू बना दिए। बिहार में बीजेपी की आइडियोलॉजी जो है मोरल तरीके से ध्वस्त हो गई है। वो एसआईआर करके भी आपके पास आपने विदेशिया का मसला उठाया। कितने विदेशिया बिहार से निकाले आपने 18-19 साल में? और क्यों नहीं निकाले? हिंदू और मुसलमान सभी कह रहे हैं कि इस देश में फॉरेनर अगर है तो उसको किक आउट करिए, पर आप इशू बनाएंगे कुछ नहीं निकालेंगे। एसआईआर किया, उसमें कितने बांग्लादेशी निकाले आपने? और नहीं निकाले तो क्यों किया एसआईआर आनन फानन में? आज जब आप हर राज्य में करने जा रहे हैं कि हम एसआईआर करने जा रहे हैं, मतदाता सूची शुद्ध करने जा रहे हैं, तो पहले बिहार मॉडल ही दिखा दीजिए कितनी शुद्ध हो गई। और अगर नहीं हुई तो सेंसस पहले क्यों नहीं करा ले रहे हैं कि आप एसआईआर करने जा रहे हैं? ये अच्छा मान लीजिए एसआईआर आपका बहुत जरूरी था, बहुत सारे गड़बड़ थे, तो 2024 में हम प्रधानमंत्री चुन रहे थे तब गड़बड़ नहीं थे? एक ही साल हुआ है ना अभी। ये सारे सवालात ऐसे हैं जो हमें ये साबित करते हैं कि वी आर नो डिफरेंस फ्रॉम एनी अदर पॉलिटिकल पार्टीज विच पीपुल हैड डिस्कार्डेड अर्लियर। जिसको जनता ने ये कह के कि भाई ये इमोरल हुए हैं, भ्रष्ट हो गए हैं, गलत कर रहे हैं, हटा दो, आपको सत्ता में लाया था, आप उससे भी वर्ष निकल रहे हैं और फिर भी ढोल पीट रहे हैं कि नहीं मैं बहुत जीत गया। आरके सिंह तो आपके मंत्री हैं, आपके थे और केंद्र के गृह सचिव रहे हैं, 2-2 बार मंत्री रहे, 2-2 बार सांसद रहे। उन्होंने 62,000 करोड़ का घोटाला उठाया, आपने उनको किक आउट कर दिया। भाई घोटाले का एक क्रेडिबल आदमी आप ही की तरफ से आवाज उठा रहा है, आप पहले उसका वो करिए ना कि कहां है घोटाला है या नहीं है, कहां। अब तो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि 14,000 करोड़ वर्ल्ड बैंक का आया, उसका पैसा इसमें लग गया। क्या लगा है, नहीं लगा है? लेट्स कम क्लीन अबाउट द जंगल राज। कि वो एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि उस समय इतने मर्डर हुए, इतने क्राइम हुए, अब इतने हुए हैं। जिसमें कम हुआ पब्लिक उसको जाहिर है वो स्वीकार करेगी, प्रशंसा करेगी, अप्रिशिएट करेगी, लेकिन जहां बढ़े हैं वहां आपको मानना पड़ेगा। पुल कितने गिर गए हैं, उसमें कितने हजार करोड़ का नुकसान बिहार का हो गया, देश का हो गया, वो जरा हिसाब बता दीजिए वो कितने हैं। जो सीएजी की रिपोर्ट कहती है 70,000 करोड़ आपने खर्च किया और यूसी नहीं दिया है, तो ये बता दीजिए कि यही नॉर्म आगे भी रहेगा, ऐसा ही रहेगा, हमारी सरकार में ऐसा ही होता है, मुमकिन है। तो ये तो गलत है, और जो गलत है वो गलत है जी। एग्जैक्टली और इसको बिल्कुल इसी तरीके से देखा जाना चाहिए और इसी तरीके से बताया जाना चाहिए। जनता को या दर्शकों को किसी भी तरीके से भ्रमित नहीं कर सकते हैं आप। या तो आप ये कहें कि ये फ्री एंड फेयर था, या फिर आप कहें कि ये पूरी तरीके से ये चुनाव जो है, इसको कोई इनकार नहीं कर रहा कि बीजेपी एक चुनावी मशीन है और उनके पास पैसा है, उनके पास पावर है, एजेंसीज है, सब कुछ है, वो सबका इस्तेमाल करती है और वो लगातार वो सिर्फ और सिर्फ उसके दिमाग में एक चीज रहती है कि कैसे चुनावों को जीता जाए। लेकिन उसके साथ साथ जो बाकी चीजें की जाती है, जो एसआईआर किया गया है और उसके बाद जिस तरह से 128 सीटों पर उतना ही डिफरेंस है जितने से जीते हैं एनडीए के कैंडिडेट, तो क्या इस बात को, इस तथ्य को क्या इनकार किया जा सकता है? ये भी एक बड़ा सवाल है। लास्ट कमेंट 30 सेकंड में शकीब आपको। देखिए सिर्फ एसआईआर नहीं, आपको मैं बताऊं, एक तो चुनाव के बाद पैसा दिया गया 10-10 हजार रुपए और महिलाओं के अकाउंट में भेजे गए। जीविका दीदियों को डिप्लॉय किया गया बूथों पर, 60,000 से ज्यादा जीविका दीदियों को, जिनकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, कोई राज्यकर्मी का उनको दर्जा नहीं है, उनको चुनाव आयोग के द्वारा लगाया गया बूथों पर मोबिलाइजर के तौर पर। अब स्वाभाविक है जीविका दीदियां मोबिलाइजर बनेंगी, जो सरकार से ऑब्लाइज्ड है, तो वो किसके पक्ष में मोबिलाइज करेंगी?
घर की जो कम पढ़ी लिखी औरतें हैं उनको जाकर के वो क्या समझाएंगी कि किसको वोट देना है, नहीं देना है। वो जब कम्युनिटी मोबिलाइजर हैं, वो उनके कहने पर लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप में जुड़ते हैं, 10 रुपया महीना का सेविंग करते हैं, वो किसके लिए काम करेंगी? तो ये तमाम चीजें आपको कुछ भी मतलब असामान्य नहीं लग रहा है। और अब आप जो है इन तमाम इस पूरे खेल को, जो लेवल प्लेइंग फील्ड जिसकी हम बात करते हैं, चुनाव आयोग पूरी मशीनरी को लगा करके आपने चुनाव को किस तरह से मैनिपुलेट करके चुनाव जीता, और आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि नहीं ऐसा हुआ, इतना मेहनत किया लोगों ने, फला योजना काम आ गई, फला योजना काम आ गई। तो ये इसका मतलब ये है कि आपको इस देश के डेमोक्रेसी से कोई मतलब नहीं है, आप स्पेस में बने रहना चाहते हैं और आप उसी अपर कास्ट हेजेमनी को एस्टैब्लिश करके रखना चाहते हैं। आपको हर हाल में बीजेपी की सत्ता चाहिए। अलबत्ता ये है कि आप दिखाने के लिए थोड़ा लिबरल हो जाते हैं कि आपको लंचिंग पर भी एतराज है, आपको फैज अहमद फैज के गाने को रोक दिए जाने पर भी एतराज है, वो तमाम चीजें हैं, लेकिन साथ साथ आप उनको जस्टिफाई भी दूसरे हिसाब से करना शुरू कर देते हैं कि नहीं ये हुआ है तो ठीक ही हुआ होगा। वो तमाम चीजें हैं। अभी एसआईआर, और मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात बता देता हूं कि एसआईआर के बाद जब कहा गया था कि नई वोटर लिस्ट बनेगी, ये कहा गया था कि नया वोटर आईडी कार्ड, एपिक नंबर, एपिक कार्ड आपको नया दिया जाएगा। मुझे लगता है कि मेरे जानने में अभी सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी पुराने वाले वोटर आईडी कार्ड से वोट दिया है जाकर के। तो फिर काहे का एसआईआर हुआ भाई? हमारे घर में खुद मेरी बहन ने पुराने वाले वोटर आईडी का, उसका कोई यही नहीं आया ना, मेरे पास अभी तक कोई मेरा वोटर आईडी कार्ड आया है। नाम है लिस्ट में लेकिन वोटर आईडी कार्ड नहीं आया है मेरे पास। वो तो पोस्टल डिपार्टमेंट से आता है घर पे, एटीएम जैसे आता है उसी तरह से वोटर आईडी कार्ड भी आता है। या तो आप कह लीजिए कि आप सब लोग अपना अपना डाउनलोड कर ले। तो कितने लोग इस देश में हैं गरीब गुरबा जो अपने से मोबाइल स्मार्टफोन से डाउनलोड करके उसको लेमिनेट करा लेंगे? भेजना तो आपको है। चुनाव हमेशा चुनाव आयोग की तरफ से जब भी कोई नया वोटर लिस्ट हम लोगों ने एनरोल कराया है तो एपिक नंबर, जो एपिक कार्ड है, वो इन्वेलप में आता है। हम आधार बनवाते हैं तो आधार भी आता है, पैन कार्ड बनवाते हैं पैन कार्ड आता है, पासपोर्ट बनवाते हैं तो पासपोर्ट आता है, बाय पोस्ट आता है। एग्जैक्टली आप सही बात बोल रहे हैं। और ये जो है एक तरह का जो हकीकत है वो पहुंचाना बेहद जरूरी है। जो तमाम चीजें हो रही हैं उस पर आप पर्दा नहीं डाल सकते हैं क्योंकि एक पार्टी जीत गई है, वो सरकार बना रही है। तो उससे पहले जो कुछ हुआ है उसको सही ठहराकर और मेहनत को क्रेडिट देकर आप ये सब नहीं कर सकते हैं। एक बार फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। कल 1:30 बजे के करीब वो शपथ लेंगे। अब देखना यह है कि उनके साथ और कितने मंत्री होंगे। अभी भी संशय सबको है कि ये बरकरार रहेगा नहीं रहेगा, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल ये कह सकते हैं कि मोदी शाह को झुकाने में नीतीश कुमार कामयाब रहे हैं और नीतीश कुमार पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल नजर आ रहे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए धन्यवाद। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी। नमस्कार।